हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रहलाद कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पी के सर की क्लास। आज के वीडियो में मैं सामाजिक विज्ञान की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति के दूसरे पाठ संघवाद को पढ़ेंगे। सुविधा के लिए इस पाठ को मैंने दो भागों में रखा था, भाग 1 और भाग 2। पहले वाले वीडियो में मैंने भाग 1 की चर्चा की थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भाग 2 में हम लोग शेष बिंदुओं को पढ़ेंगे और ये बिंदु हैं: भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, भारत में विकेंद्रीयकरण अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया और स्थानीय स्वशासन का स्वरूप। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। पूर्व के लेक्चर में हमने देखा कि संघीय व्यवस्था में सत्ता के 2 या फिर 3 स्तर होते हैं और संविधान के द्वारा इनके बीच शक्तियों का स्पष्ट और लिखित विभाजन कर दिया जाता है। आज हम देखेंगे कि विविधताओं से भरे भारत में यह व्यवस्था सफलता की सीढ़ियां कैसे चढ़ पाई। वस्तुतः भारतीय संदर्भ में संघीय ढांचे की सफलता का मूल कारण यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति है। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर, एक दूसरे का सम्मान और साथ रहने की प्रतिबद्धता जैसे आदर्शों को हम उतार पाए। आइए उन तथ्यों पर गौर करें जिनके कारण यह सब संभव हो पाया। पहला तथ्य है भाषाई राज्य। भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति का पहला और जटिल मुद्दा था भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। 1950 के दशक में ऐसा महसूस किया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि एक भाषा बोलने वाले निवासी एक राज्य में आ सकें, लेकिन उस समय के नेताओं को यह डर भी सता रहा था कि यदि ऐसा किया गया तो कहीं देश की एकता और अखंडता ही खतरे में न पड़ जाए, और इसी डर के कारण राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने का विचार कुछ समय के लिए टाल दिया गया। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, जिसकी सिफारिशों के बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम अस्तित्व में आया। भारतीय संघीय व्यवस्था का दूसरा तथ्य है भाषा नीति। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। एक अध्ययन के मुताबिक भारत में लगभग 1500 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से 114 प्रमुख हैं। भाषा को लेकर संविधान निर्माताओं ने अपने कदम फूंक फूंक कर बढ़ाए। इसी सावधानी और विवादों से बचने के लिए भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा या नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। हाँ, हिंदी को राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया, जो लगभग 44% भारतीयों की मातृभाषा अर्थात मदर टंग है। इसी के साथ 21 अन्य भाषाओं को भी अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। यहाँ यह जानना रोचक होगा कि राज्यों की भी अपनी अलग से राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज है और कई राज्यों में इसी में कामकाज भी होता है।
तीसरा तथ्य है केंद्र राज्य संबंध। विद्यार्थियों, केंद्र और राज्यों के संबंधों का उतार चढ़ाव भी भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति की बुनियाद को मजबूती प्रदान की। आज़ादी के बाद लंबे समय तक केंद्र और राज्यों में प्रायः एक ही पार्टी की सरकार चुनी जाती रही, इसलिए सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। कालांतर में हालात बदले, केंद्र और राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकारें सत्ता में आईं। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग करने की खबरें आने लगीं। यह संघवाद की भावना के विपरीत था, लेकिन इस मुश्किल हालात में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले से ऐसे खबरों पर रोक लगा दी। इस फैसले से भारतीय संघीय व्यवस्था और मजबूत हुई। विद्यार्थियों, इस सूची में 22 अनुसूचित भाषाओं का विवरण है तथा दाहिने तरफ पाई चार्ट के द्वारा भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली प्रथम 5 भाषाओं को दर्शाया गया है। ये 5 भाषाएं हैं हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु और तमिल। हिंदी तकरीबन 44%, बांग्ला 8%, मराठी 7%, तेलुगु 6.7% और तमिल 5.7% लोगों के द्वारा बोला जाता है। भारत में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। विद्यार्थियों, भारत एक विशाल देश है। क्षेत्रफल के आधार पर पूरे विश्व में हम 7वें स्थान पर तथा जनसंख्या के आधार पर हम चीन से थोड़ा ही पीछे हैं। इसकी विशालता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि भारत के कई राज्य यूरोप के कई देशों के बराबर हैं। इसलिए भारत के नीति नियंताओं ने तय किया गया कि सत्ता का एक तीसरा स्तर भी बनाया जाए ताकि शासन को और अधिक प्रभावी एवं कारगर तरीके से चलाया जा सके। भारत में इसी तीसरे स्तर को स्थानीय स्वशासन कहा गया। इस आलोक में भारत में विकेंद्रीकरण को समझना होगा। विद्यार्थियों, जब केंद्र और राज्य सरकार से कुछ शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो इसे ही सत्ता का विकेंद्रीयकरण, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघीय व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को और ज़्यादा कारगर तथा शक्तिशाली बनाया गया। इस संशोधन में कई प्रावधान किए गए जो इस प्रकार हैं। पहला, स्थानीय निकायों का चुनाव नियमित कराना संवैधानिक बाध्यता बना दिया गया। दूसरी बात, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण कर दिया गया। तीसरी बात, 1/3 पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए। यह भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। चौथी बात, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। और पांचवी बात, राजस्व में भी स्थानीय निकायों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इस मानचित्र में जनसंख्या के आधार पर भारत के राज्यों की तुलना विश्व के किसी देश से किया गया है। इससे न केवल
भारत की विशालता का आभास होता है, बल्कि यह तथ्य भी रेखांकित होता है कि भारत में सत्ता के विकेंद्रीयकरण की कितनी आवश्यकता है। भारत में स्थानीय स्वशासन। भारत में स्थानीय स्वशासन के दो रूप हैं। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों का स्थानीय स्वशासन और दूसरा, नगरीय क्षेत्रों का स्थानीय स्वशासन। पहले हम ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के 3 टियर या स्तर हैं। पहला, ग्राम सभा, दूसरा क्षेत्र पंचायत और तीसरा जिला पंचायत। ग्राम सभा स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। इसका निर्माण प्रधान तथा कुछ सदस्यों को मिलाकर होता है, जो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। दूसरा स्तर है क्षेत्र पंचायत, जिसका मुखिया ब्लॉक प्रमुख होता है। स्थानीय स्वशासन का तीसरा और सबसे बड़ा स्तर है जिला पंचायत, जिसके कई सदस्य तथा एक अध्यक्ष होता है। जिले का समूचा ग्रामीण क्षेत्र जिला पंचायत के अधीन आता है। दूसरा रूप है नगरीय क्षेत्रों का स्थानीय स्वशासन। विद्यार्थियों, नगरीय क्षेत्रों में भी ग्रामीण क्षेत्रों की ही भांति स्थानीय स्वशासन के 3 टियर या 3 स्तर हैं। पहला, नगर क्षेत्र समिति या टाउन एरिया कमेटीज, दूसरा नगर पालिका परिषद और तीसरा नगर निगम। नगर क्षेत्र समिति या टाउन एरिया कमेटी नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है। इसका गठन कुछ सदस्यों और चेयरमैन को मिलाकर होता है, जिसका चुनाव 5 वर्ष के लिए उस नगर की जनता करती है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या अधिशासी अधिकारी नगर क्षेत्र समिति में राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है। नगरीय क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन का दूसरा स्तर है नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद का गठन एक अध्यक्ष और कई सभासद को मिलाकर होता है। ईओ या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद में राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है। तीसरा और सबसे बड़ा स्तर है नगर निगम। नगर निगम के मुखिया को मेयर या महापौर कहते हैं, जबकि इसके सदस्यों को पार्षद कहते हैं। मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम का प्रमुख सरकारी अधिकारी होता है। उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े नगरों में नगर निगम काम करती है। बड़े नगर हैं कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, बरेली, मेरठ आदि। स्थानीय नगरीय इकाइयों का कार्य है स्वास्थ्य, सफाई, बिजली, पानी, सड़क, नाली जैसी नागरिक सुविधाओं का प्रबंध करती है। स्थानीय निकाय अपने खर्चों को चलाने के लिए कुछ टैक्स लगाती है और सरकार से अनुदान भी प्राप्त करती है। विद्यार्थियों, इस वेन डायग्राम के माध्यम से मैंने ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन के स्वरूप को प्रदर्शित किया है। इस वेन डायग्राम से साफ हो जाता है कि स्थानीय स्वशासन की तीनों इकाइयां मसलन ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। स्थानीय सरकारों की
यह नई व्यवस्था दुनिया के लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। इस प्रयोग से भारत में लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। हालांकि अभी भी कुछ किंतु परंतु हैं, फिर भी स्थानीय चुनावों में लोगों की भागीदारी और मतदाताओं का उत्साह देखते ही बनता है, और यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। स्टूडेंट्स, आशा है यह पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।